नई शिक्षा के इस YouTube मंच पर आप सभी व्यूवर्स का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीटेट दिसंबर 2018 के पेपर 1 के हिंदी भाषा प्रथम के पेडागोजिकल इश्यूज़ यानी शिक्षा शास्त्रीय मुद्दों से संदर्भित प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के सही अथवा सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। आपका पहला प्रश्न है यानी प्रश्न पत्र के अनुसार 100वां प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक ज़रूरी है। आपके विकल्प हैं, पहला कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश, दूसरा कक्षा में लिखित आकलन, तीसरा भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान और चौथा कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें। तो देखिए, इसका जो सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर होगा वो होगा आपका पहला, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश यानी प्रिंट रिच एनवायरनमेंट। अब सवाल यहाँ उठता है कि प्रिंट रिच जो एनवायरनमेंट है किस तरह से, तो आप वहाँ अपने क्लास में तमाम तरह के चार्ट पेपर जो भाषा से संबंधित हों और इसके साथ ही फ्लैश कार्ड आप वहाँ रखवा सकते हैं। इस तरह की तमाम गतिविधियाँ हैं। साथ ही साथ आप एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, बाला पेंटिंग का एक कॉन्सेप्ट है जो कि फुल फॉर्म होता है जिसका बिल्डिंग एज लर्निंग एड, यानी बिल्डिंग जो है एक अधिगम सामग्री के रूप में इस कॉन्सेप्ट में आती है। कुल मिलाकर बाला जो है वह प्रिंट रिच एनवायरनमेंट का ही एक हिस्सा है, आप ये मान करके चलें। बाकी के जो दूसरे विकल्प हैं जिनमें आपका दूसरा विकल्प ही है कि कक्षा में लिखित आकलन, तो ये है जो है सबसे अधिक ज़रूरी नहीं है भाषा सिखाने के लिए। भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान यह प्राथमिक स्तर पर सबसे अधिक ज़रूरी नहीं है और चौथा कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें। ये तीनों विकल्प कम प्रभावी हैं अपेक्षाकृत पहले के, तो इसलिए हमारा पहला ऑप्शन जो है वो सबसे उपयुक्त है। यहाँ एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि इस पेपर में चूँकि कई जगह टिक किया गया है, तो लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि सारे उत्तर जो हैं वो सही ही हों। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 101, बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ है कि। आपके विकल्प हैं, पहला बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए, ठीक बात है। दूसरा बच्चों के भाषाई अनुभवों को कक्षा के बाहर रखा जाए, तो नहीं, ऐसा कक्षा के बाहर रखने जैसा ये विकल्प सही नहीं होगा। तीसरा बच्चों को बोलचाल की भाषा न सिखाई जाए, तो ऐसा भी नहीं है। चौथा बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए। तो देखिए, इन सभी विकल्पों में जो हमारा सबसे उपयुक्त विकल्प होगा वह होगा पहला, कि बच्चों के भाषाई अनुभवों का जो अनुभव लेकर के वो विद्यालय आ रहे हैं उनका उचित प्रयोग किया जाए। अब यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि आप चौथे विकल्प में यानी बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए में थोड़े से संदेह या भ्रम की स्थिति में हो सकते हैं। तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि सुधारने जैसी कोई बात यहाँ नहीं की जाएगी। क्यों नहीं की जाएगी? क्योंकि बच्चा जो अपने अनुभव लेकर के बोलचाल की भाषा से संबंधित लेकर के आता है, भाषाई दृष्टि से देखें तो वह जटिल होता है, परंतु अपने आप में वह समृद्ध होता है। इसलिए हम चौथे विकल्प की तरफ नहीं जाएंगे, हम उसका उचित प्रयोग करने पर बल देंगे, जो कि हमारा जो बात हमारा पहला विकल्प कह रहा है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 102, भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? आपके विकल्प हैं, पहला दृश्य श्रव्य सामग्री, दूसरा बाल साहित्य, तीसरा संज्ञानात्मक विकास और चौथा सामाजिक अंतःक्रिया। तो जहाँ तक भाषा सीखने सिखाने में महत्वपूर्ण होने की बात है तो वो हमारा चौथा विकल्प सही होगा, सामाजिक अंतःक्रिया यानी सोशल इंटरेक्शन।
सोशल इंटरेक्शन या के ही परिप्रेक्ष्य में भाषा जो है एक तरह से आप कह सकते हैं कि उसकी उत्पत्ति ही इसी परिप्रेक्ष्य में हुई है कि हम एक दूसरे से संप्रेषण कर सकें, कम्युनिकेशन कर सकें। इसी तरह से सामाजिक अंतःक्रिया आगे बढ़ती है। बाकी के जो विकल्प हैं, दृश्य श्रव्य सामग्री आपका पहला हो गया, ऑडियो विजुअल एड्स इन्हें कहते हैं। दूसरा बाल साहित्य, ये नहीं होंगे क्योंकि यह भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नहीं है या भूमिका का निर्वहन नहीं करते हैं, लेकिन सामाजिक अंतःक्रिया करता है। यही कारण है कि बच्चों को शुरुआती दौर में बातचीत के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वो इंटरैक्ट कर सकें। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 103। हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि, आपके विकल्प हैं, पहला, बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग करने के लिए अवसर दें। दूसरा, बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के लिए भरपूर अवसर दें। तीसरा, बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दें। और चौथा, बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही कक्षा में स्थान दें। तो आइए जो विकल्प हमारे नहीं हो सकते हैं पहले उनकी तरफ चलते हैं। जैसे चौथा विकल्प आपका कि मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही कक्षा में स्थान दें, तो झुकाव हिंदी भाषा पर अधिक हो जा रहा है इस विकल्प में, जबकि भाषाई दृष्टि से देखा जाए तो हम सभी भाषाओं का समान रूप से सम्मान करते हैं। तो ये विकल्प आपका नहीं होगा। दूसरा पहला विकल्प जो है आपका कि मानक भाषा का ही प्रयोग करें, स्टैंडर्ड लैंग्वेज का प्रयोग करें, तो यह विकल्प भी नहीं होगा। और अब इन दोनों विकल्पों में कि दूसरा जैसा आपका कह रहा है कि बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के लिए भरपूर अवसर दें, ठीक बात है। और तीसरा, बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दें। तो तीसरा विकल्प जो है वो आपका एप्रोप्रिएट आंसर जो है वो निकल करके आ रहा है। अब जहाँ तक दूसरे और तीसरे विकल्प के कंट्राडिक्शन की बात है, तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने से और तीसरे विकल्प यानी रचना शक्ति के बढ़ने, कहने का तात्पर्य शिक्षाप्रद बाल साहित्य के पढ़ने से उसकी रचना शक्ति में वृद्धि होगी, वह बढ़ेगी ही, ऐसा नहीं कहा जा सकता। लेकिन ऐसे तमाम अवसर जो आप उनको उपलब्ध कराएं तमाम गतिविधियों के रूप में, तो उनकी रचना शक्ति स्वतः बढ़ेगी और ऐसा अवसर आपको उन्हें देना चाहिए। जबकि दूसरा विकल्प आपका केवल बाल साहित्य पर जोर दे रहा है, तो इस तरह से ये दूसरा विकल्प एकांगी या एक पक्ष में झुका हुआ है, इसलिए यह उत्तर सही नहीं होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 104। कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमज़ोर मानते हैं? आपके विकल्प हैं, पहला, अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कि कौन किस बात से घबराता है। यह सवाल है, ये सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। अथवा आपका दूसरा विकल्प जिसमें ये कहा जा रहा है कि ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा। तीसरा, केशव सबसे क्या कहता होगा, कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो। और चौथा, यदि इला तुम्हारे स्कूल में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी होगी। तो देखिए, कक्षा 5 के स्तर पर जो सबसे कमज़ोर सवाल का यहाँ प्रश्न उठता है तो वो होगा आपका दूसरा विकल्प, यानी ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा। तो एक तरह का यह ज्ञान स्तर का प्रश्न है, ठीक है, जिसमें सूचना पर ये स्तर डिपेंड होता है और तथ्यात्मक प्रश्न भी है ये। यहाँ केवल तथ्य को प्रस्तुत कर देना है। जैसे आपने ये सवाल पूछा कि हामिद ने मेले से क्या खरीदा, तो बच्चे ने कहानी के आधार पर जो उसे सूचना मिली थी, तो अपने ज्ञान स्तर के आधार पर उसने बता दिया कि हामिद ने मेले से खिलौना खरीदा। तो यह जो है
भाषा आकलन को विस्तार नहीं दे पा रहा है यह उत्तर, और एक शब्द मात्र के में ही सिमट करके रह जा रहा है। जबकि जब दूसरे आप विकल्प देखें जिनमें पहला, तीसरा और चौथा शामिल हैं, तो ये बच्चे की अभिव्यक्ति को या उसकी भाषाई अभिव्यक्ति को कह लें विस्तार देते हैं। तो इसलिए ये आकलन के सबल पहलू हैं अपेक्षाकृत दूसरे विकल्प के। तो दूसरा विकल्प हमारा जो है वह सही हो जाएगा कि यह सबसे कमज़ोर हमारा सवाल है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 105। भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार्य है यानी फंक्शन है। आपके विकल्प हैं पहला संप्रेषण, दूसरा लेखन, तीसरा सुनना, चौथा अक्षर ज्ञान। तो देखिए किसी भी लैंग्वेज का जो इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है वो होता है उसका कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण। तो इस तरह से हमारा इन चारों विकल्पों के अंतर्गत ये संप्रेषण जो है हमारा सबसे उचित उत्तर होगा। लेखन, सुनना और अक्षर ज्ञान ये नहीं होंगे, तार्किक रूप से भी नहीं होंगे। लेखन अगर महत्वपूर्ण प्रकार्य है और सुनना अगर महत्वपूर्ण प्रकार्य है तो बाकी जो दो कौशल बचे क्या वो महत्वपूर्ण नहीं है? तो ऐसा तो देखा सुना अभी तक गया नहीं है। चारों अंतः संबंधित हैं कौशल, और चारों ही कौशल मिलकर के व्यक्ति के भाषाई विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो केवल दो के आधार पर हम नहीं जाएंगे, तो ये दूसरा और तीसरा विकल्प कैंसिल होगा। और इसी तरह से अक्षर ज्ञान भी ये महत्वपूर्ण फंक्शन नहीं है किसी भाषा का। फंक्शन जो है वो कम्युनिकेशन ही है इन चारों विकल्पों में। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 106। सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? दो कौशलों की बात कर रहे हैं यहाँ पर, सुनने और लिखने की। आपके विकल्प हैं पहला सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना, ठीक है। दूसरा सुनी गई कहानी को शब्दशः लिखना। तीसरा कविता सुनना और शब्दशः लिखना। चौथा कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना। तो देखिए नीचे के तीनों विकल्प नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? शब्दशः कह करके इन्होंने रूट लर्निंग की तरफ इशारा कर दिया, यानी कि रटने या रट्टा लगाने जैसी बात कर दी इन्होंने। तो ये नहीं होंगे। दूसरी वजह यह भी है कि यहाँ की कहानी को सुनना और यहाँ कविता को सुनना दो अलग अलग विकल्प हो गए, ठीक, जबकि दोनों में रुचि लेते हैं बच्चे। तो कुल मिलाकर शब्दशः के आधार पर हम इसे कैंसिल करेंगे। चौथा कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना, तो यह आकलन का सबसे अच्छा तरीका नहीं, अपेक्षाकृत हमारे पहले विकल्प के, जो कि ये कहता है कि सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में आप लिखें। तो इससे सुनने और लिखने के कौशल का हमें बेहतरीन आकलन मिलेगा। जब वो अपने शब्दों में बच्चा ढालेगा उस कहानी को, तो उसे ये पता चल जाएगा कि कितने ध्यान से उसने उस कहानी को सुना और कितने ही बेहतरीन तरीके से उसने उसको लिख करके प्रेजेंट भी किया। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 107। सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है। यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि, आपके ऑप्शन है पहला वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है, दूसरा उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है, तीसरा वह पढ़ने में अधिक समय लेता है, और चौथा वह अटक अटक कर ही पढ़ सकता है। तो इसका जो सर्वाधिक उचित उत्तर है वह है आपका पहला विकल्प, कि वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रहा है। लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई, अधिक समय और अटक कर पढ़ना नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 108। हिंदी भाषा के आकलन का उद्देश्य नहीं है। 3 है, एक कोई इन चारों विकल्पों में नहीं है, हमें उस तक पहुंचना है। आपके विकल्प हैं पहला भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना, ठीक बात है, ये मकसद या उद्देश्य होता है, हमारा ऑब्जेक्टिव है।
दूसरा, बच्चों की भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करना, यही नहीं होना चाहिए। तीसरा, बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना, तो ठीक बात है, उनकी प्रगति अभिभावक और शिक्षक तक पहुंचनी चाहिए। चौथा, भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करना, ये भी ठीक बात है। तो इस तरह से दूसरा विकल्प जो है हमारा, जो कि ये कहता है कि बच्चों की भाषागत त्रुटियों की ही पहचान की जानी चाहिए, तो ये त्रुटियों की ही पहचान करने पर कुछ ज़्यादा ही बल दे रहा है, जबकि मकसद जो है हमारा बाकी के 3 होते हैं। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 109, आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण है। आपके विकल्प हैं, पहला, पाठ्य पुस्तक से इतर कठिन शब्दों का श्रुत लेखन। श्रुत लेखन में सुनकर लिखना, जिसे आप आम भाषा में इमला कहते हैं, डिक्टेशन भी कहा जाता है इसे। दूसरा, किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना। तीसरा, छुट्टियां कैसे मनाई इस विषय पर अनुच्छेद लिखना। और चौथा, मेरे सपनों का भारत विषय पर अनुच्छेद लिखना। तो देखिए, प्राथमिक स्तर की जहाँ तक बात है और उत्कृष्ट लेखन का उदाहरण आपको देना है, तो इन चारों विकल्पों में जो दूसरा विकल्प है आपका वह सही है, कि आप बच्चों को ये टास्क आप दे सकते हैं कि किसी आंखों देखी घटना का आप लिखित वर्णन करिए। बाकी विकल्पों की बात रही तो वो जो है नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 110, भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? आपके विकल्प हैं, पहला, बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं। दूसरा, बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं। तीसरा, बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। और चौथा, बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका तीसरा, कि बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है, और यही कथन भाषा सीखने के संदर्भ में सही है। यहाँ ध्यान देने वाली जो बात है वो ये है कि यह एक स्टेटमेंट है जो चाम्स्की महोदय का है। उन्होंने ये बात रखी थी। इनके विषय में किसी पर्टिकुलर वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि इन्होंने क्या क्या बातें कही थी। तो ये स्टेटमेंट आता रहता है, इसलिए इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ जो गौर करने वाली बात हो जाती है, ही जैसे शब्द जब इस तरह से आएँ, जैसा कि इन विकल्पों में दिख रहे हैं, तो विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं, तो ऐसा नहीं है, भाषा का अर्जन उससे पहले भी चलता है। तो जब किसी विकल्प पर काफ़ी जोर दे दिया जाए तो उसके भी सही न होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि भाषा सीखने का कोई एक ही माध्यम हम कैसे तय कर सकते हैं। हम व्यवहारिक दृष्टि से भी पाते हैं कि बच्चा घर, परिवार, परिवेश से भी भाषा अर्जित करता है। दूसरा, विद्यालय या अन्य संस्था जो उसमें इन्वॉल्व हो, तमाम तरह की गतिविधियाँ, तो ही जैसे जो वर्ड हैं उनसे आप बचने का प्रयास करिएगा परीक्षा के दौरान। दूसरा विकल्प, बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं, यह भी नहीं होगा। और जहाँ तक चौथे विकल्प की बात है, तो चौथा तो नकारात्मक बना दिया गया है, तीसरे विकल्प को ही, बाकी उसमें कुछ किया नहीं गया है। तो तीसरा विकल्प हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं। डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से किसमें कठिनाई होती है? आपके विकल्प हैं, पहला, पढ़ने में, दूसरा, लिखने में, तीसरा, सुनने में, और चौथा, बोलने में। तो जहाँ तक डिस्ग्राफिया की बात है कि ये एक तरह का जो है राइटिंग डिसऑर्डर है, तो दूसरा विकल्प जो है वो आपका सही होगा कि डिस्ग्राफिया से जो बच्चे ग्रसित होते हैं उन्हें लिखने में समस्या होती है। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है और कई बार रिपीट होता रहता है। इसी के साथ साथ डिसलेक्सिया भी रिपीट होता है, जो कि पढ़ने
संबंधी जो है विकार है, रीडिंग डिसऑर्डर है, तो उसे भी आप याद रखिएगा। तो इस तरह से दूसरा विकल्प हमारा सही है। बाकी रही डिसऑर्डर्स की बात, तो जब किसी वीडियो में हम बात करेंगे तो इस पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 112। प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? आपके विकल्प हैं, पहला बहुतायत में दिए गए अभ्यास कार्य, ठीक है, बहुतायत शब्द लगा करके अभ्यास कार्य पर कुछ ज़्यादा ही जोर दे दिया गया है इस विकल्प में, तो इसके सही होने की संभावना लगभग खत्म हो गई। दूसरा, हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं, बिल्कुल ठीक बात है। तीसरा, बहुत प्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध रचनाएं। और चौथा, नैतिक मूल्यों वाली कहानी कविताएं। तो इसका जो सर्वाधिक जो समीचीन उत्तर होगा वह होगा आपका दूसरा, कि हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में जहाँ तक प्राथमिक स्तर की बात है तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है जो हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं हों, वो जो कि कहानी कविताओं इत्यादि के रूप में हो सकती हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 113। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं यानी मल्टीलिंगुअल जो क्लास है उसकी बात ये कर रहे हैं। आपके विकल्प हैं, पहला, आकलन की प्रक्रिया को बाधित करती हैं इस तरह की कक्षाएं, मतलब बहुभाषिक कक्षा में जो भाषाएं हैं, जो बच्चे अलग अलग तरह की भाषाएं बोल रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि पहला विकल्प आपका आकलन की प्रक्रिया को बाधित करती हैं वो, दूसरा भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती हैं, तीसरा संसाधन के रूप में कार्य करती हैं, और चौथा शिक्षक के लिए बेहद जटिल चुनौती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा तीसरा विकल्प, कि बहुभाषिक कक्षा में जो भाषा है वह संसाधन के रूप में कार्य करती है। अब कैसे कार्य करती है इसको भी आप जान लें कि यदि हम ऐसे ग्रुप के सदस्य हैं जिसमें 3-4 तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, तो ऐसे समूह का सदस्य होने पर आपकी भाषाई समृद्धता जो है वह बढ़ती है। आप भाषाई रूप से समृद्ध होते हैं, घटते नहीं हैं आप। तो इस तरह से वह एक संसाधन बनती है, और कहीं खड़े होकर के जब आप किसी मंच पर अपनी बात को रखते हुए उन 3-4 तरह की भाषाओं का प्रयोग करते हैं, उनके या शब्दों का यूज़ करते हैं उनके, तो ये आपकी समृद्धि को दर्शाता है। तो ये एक संसाधन है हुआ ये। और फिर दूसरा पहलू आप ये भी देख सकते हैं कि उन सीखी गई भाषाओं के आधार पर अगर आप बाहर निकलें जहाँ की उसी भाषा को बोलने वाले लोग हों, जैसे मान लीजिए आप मलयालम जानते हैं, तो दक्षिण भारत में जाने के बाद आपके लिए सहज स्थिति बन जाती है, तो वहाँ वो एक संसाधन का कार्य आपके लिए करने लगती है। तो इसी तरह से हम इस बहुभाषिक कक्षा में भाषा को देखते हैं। जहाँ तक चौथे विकल्प की बात रही कि यह शिक्षक के लिए बेहद जटिल चुनौती है, तो बेहद वर्ड नहीं लगाना चाहिए था यहाँ पे। बेहद लगा करके इन्होंने कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर कर दिया इस विकल्प को। हाँ, ये प्रश्न आता रहता है बीच बीच में, बहुभाषिक कक्षा के संदर्भ में या समावेशी शिक्षा के संदर्भ में भी आता है कि शिक्षक के लिए मुख्य समस्या क्या है। तो हाँ, ये कहा जा सकता है कि ऐसी कक्षाओं में शिक्षक के लिए एक जटिल चुनौती बन जाती हैं ऐसी कक्षाएं। यूँ मान लें आप कि वहाँ की रणनीति या शिक्षण नीति या शिक्षण की विधियाँ किस तरह से लागू करे वो, उसके लिए ये एक चुनौती होती है। लेकिन यह विकल्प तब सही होगा जब समावेशी कक्षा या बहुभाषी कक्षा के संदर्भ में समस्या पर प्रश्न पूछा जाए। तो इसलिए हम इस विकल्प पर यहाँ नहीं जाएंगे, तीसरा विकल्प हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 114। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार क्या है? यानी लैंग्वेज लर्निंग और लैंग्वेज एक्विजिशन में मुख्य आधार अंतर का क्या है?
आपके विकल्प हैं भाषा का उपलब्ध परिवेश, दूसरा भाषा की जटिल संरचनाएं, तीसरा भाषा की पाठ्य पुस्तकें और चौथा भाषा का लिखित आकलन। देखिए इन सभी विकल्पों में जो सर्वाधिक उचित विकल्प है वो है आपका पहला भाषा परिवेश, जो है वो इन दोनों के बीच में अंतर का मुख्य आधार है। अब आइए देख लेते हैं कि यहाँ परिवेश क्या होता है भाषा सीखने यानी भाषा, या इसे भाषा अधिगम भी हम कह सकते हैं, उसके संदर्भ में और भाषा अर्जन के संदर्भ में। भाषा अर्जन के संदर्भ में जो परिवेश होगा आपका वो सहज और स्वाभाविक होता है, और जहाँ तक भाषा अधिगम की बात है तो इसका परिवेश जो है अपेक्षाकृत कृत्रिम होता है, बनावटी होता है। तो इसका उदाहरण आप ले सकते हैं, जैसे घर परिवार ले सकते हैं आप, और आस पड़ोस लिया जा सकता है जहाँ भी बच्चा परिवेशी संपर्क में आ रहा है। और ये कृत्रिम क्यों होता है भाषा सीखना, क्योंकि यह संस्थागत हो जाता है, जैसे विद्यालय आदि। तो इस परिप्रेक्ष्य में यह कृत्रिम हो जाता है। दूसरा एक आप यूँ समझ सकते हैं कि यह जो है अनौपचारिक है, भाषा अर्जन अनौपचारिक, और यह जो है औपचारिक हो जाता है, या अर्थात यहाँ उपचार किया जाता है। ठीक है, और यहाँ भाषा अर्जन के संदर्भ में किसी उपचार की बात नहीं होती। कहने का तात्पर्य मोटे तौर पर आप समझ सकते हैं कि भाषा सीखने में जब आप विद्यालय में प्रवेश करता है बच्चा, तो वहाँ कुछ उसको व्याकरण के नियम बताए जाते हैं, तमाम विधियों से उसका शिक्षण किया जाता है। जबकि भाषा अर्जन के संदर्भ में ऐसी कोई बात नहीं होती, यहाँ कोई व्याकरण का नियम नहीं सिखाया जाता। माता पिता सहज रूप से बच्चे से बात करते रहते हैं और वो धीरे धीरे करके वो कम्युनिकेट करने लगता है भाषा के अर्जन के ज़रिए। तो ये मुख्य अंतर जो है भाषा का उपलब्ध परिवेश का है, कि यहाँ परिवेश जो होगा उसके आसपास का वातावरण होता है जहाँ बच्चा रह रहा है शुरुआती दौर में, घर परिवार आस पड़ोस इत्यादि, और वहाँ जो परिवेश है वो कृत्रिम या औपचारिक हो जाता है। तो इस तरह से आज की ये चर्चा यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को एक अच्छे भावी शिक्षक के रूप में हार्दिक शुभकामना। धन्यवाद।